हेलो एवरीवन, आई एम आशीष सक्य और आप सभी का स्वागत है आइडियल क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम इसलिए आज जो लेक्चर है वो आपका मैथमेटिक्स है और इसमें हम आपको नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर एग्ज़ाम देखते हैं एसएससी वगैरह या किसी और एग्ज़ाम की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन आप जो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आधारित है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा एवं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर। और इस वीडियो के माध्यम से देखिए दो तरीके हो, देखता होता कॉन्सेप्ट वाइज हम चलेंगे। तो आज के वीडियो में हम बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे ज़्यादा जो रिपीटिशन है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए उसके आधार पर चलेंगे और नंबर सिस्टम को 3 से 4 लेक्चर में हम पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है स्पेशली दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सबसे पहली चीज़, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभार जो कि 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं ऐसे ही सब्सक्राइबर आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप अपना क्वेश्चन देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 72 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी एसएससी ने कई बार पूछा है। और चूँकि आपका दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रही है और इस बार तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी टीसीएस कंडक्ट कराएगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ से चांसेस जो है वो बनते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है वो 72 है, तो पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो क्या कहा गया कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याएँ पहली बात की, और वो 3 संख्याएँ हैं और उन 3 संख्याओं का जो योग है, उन संख्याओं का योग कितना है, उन संख्याओं का जो योग है वो है 72 यानी 72। ठीक है भाई, उनका योग कितना है 72। अब जरा ध्यान समझो, अगर उन 3 संख्याओं का योग अगर 72 है, तीनों का योग है, तो होता क्या, जब अगर योग दिया जाए तो अगर हम बीच वाली संख्या निकालते हैं तो बीच की जो संख्या आएगी, जब 3 संख्याएँ हों या 5 हों तो बीच वाली जो संख्या आएगी वो कैसे आएगी, टोटल संख्याएँ 3 हैं तो बीच वाली अगर संख्या निकालते हैं तो क्या करेंगे, 72 से 72 को 3 से डिवाइड कर दो। जब इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौके 12 यानी कि 24। ये जो संख्या है 24 ये बीच वाली संख्या है। चूँकि यहाँ कहा गया 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो अगर हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग अगर 72 है तो इससे पहले जो संख्या होगी वो कितनी होगी 21। अब आप कहेंगे सर 23 क्यों नहीं लिया, क्योंकि कंडीशन लगा रखी है ऐसा नंबर होना चाहिए, नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी ऐसा नंबर होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो यानी 3 से भाज्य हो। तो हम क्या लेंगे वो 21, और इससे आगे अगर देखते हैं तो नंबर क्या आएगा 27, राइट। तो ये 21, 24 एंड 27 जो है यही वो 3 नंबर हैं जिनका जो सम है, योग है वो 72 होगा, 72 होगा। अब इनमें से पूछा गया बड़ी संख्या, तो जो बड़ी संख्या है वो आपकी कितना है 27, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 27। ठीक है भाई, आसान प्रश्न है। जब भी संख्याओं को, जब 3 संख्याएं या सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, अब उम्मीद करते हैं कि आपको सम और विषम के बारे में पता होगा। यानी जब बात कर रहा है कि 3 संख्याओं की, यहाँ तो सिर्फ उसने संख्या की बात करी और वो संख्याएं जो 3 से भाज्य हों, कभी कभी कहेगा वो सम संख्याएं या विषम संख्याएं, इस टाइप से भी प्रश्न पूछेगा। तो 3 हों, 5 हों, 7 हों, ऐसी संख्याएँ तो उनको आप सीधा डिवाइड कर दो तो आपको निकल कर आ जाएगी हमेशा बीच वाली संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका वो क्या है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही होंगी और बाकायदा हम आपको कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है कि 2 संख्याओं का योग और उनके अंतर, 2 संख्याओं का जो योग है उनके अंतर से 3 गुना है। कोई भी 2 नंबर हैं जिनका योग जो है उनके अंतर से 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो पूछा गया उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है कि सम ऑफ 2 नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज नंबर्स, या हाँ ठीक है। तो पूछा गया रेशियो ऑफ दीज नंबर्स, इन संख्याओं का क्या बताओ, अनुपात बताओ। यानी 2 संख्याओं का जो योग है वो उनके अंतर का कितना भाई 3 गुना।
ठीक है। पूछा गया संख्याओं का अनुपात बताओ। अगर हम मान लें कोई भी दो संख्याएं ले लेते हैं, मान लो एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, अगर हम इन दोनों का योग निकालते हैं तो क्या आएगा a प्लस b, और इनका अंतर निकालते हैं। अब देखो अंतर के लिए कंडीशन होती है, हमें ये बताओ कौन सी। हम ये मानते हैं कि ये जो है ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो अगर इनका अंतर देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा a माइनस बी, थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, और ये आएगा a प्लस बी। योग जो है वो अंतर का 3 गुना है, तो इसका हम 3 टाइम्स कर सकते हैं, यही आएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर तो आएगा a प्लस बी, ये आएगा इधर 3a माइनस 3b, ठीक है। अब अगर हम इसको इस साइड लेके जाते हैं a को, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3a है, इसमें से ये a माइनस हो जाएगा तो इधर 2a आएगा, इधर क्या आएगा, ये 3b इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3b और प्लस 1b यानी 4b। आप देखेंगे अगर हम चाहें तो इसे काट सकते हैं, 2 बन जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो अगर a और b का अगर हम यहाँ से अनुपात निकालते हैं, a अपॉन b इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये चला जाएगा इसके बटे में 2/1, यानी जो रेशियो आएगा वो कितना आ गया, 2:1। यही आपका आंसर है, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा, 2:1। पूछा क्या गया था, दो संख्याओं का जो योग और जो योग है वो अंतर का 3 गुना है, 3 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, दो संख्याएं ले ली a और b, उनका योग लिया a प्लस बी, अंतर लिया तो वो a माइनस बी हो जाएगा, जाहिर सी बात है। देखो अगर दो संख्याएं a और b हैं तो अगर हम उनका योग निकालते हैं तो a प्लस बी आएगा, अंतर देखते हैं तो a माइनस बी आएगा। उन दोनों का यानी जो योग है वो अंतर का 3 गुना है, इसका 3 टाइम्स कर दिया। फिर हमने इनका मल्टीप्लाई किया, बस करना क्या आपको, a एक साइड रखना, b एक तरफ रखना। ये जरूरी नहीं किधर रखोगे, चाहो तो आप इस 3a को इधर ले आओ, b को इधर ले जाओ, तो भी रेशियो 2:1 ही आएगा। माइनस आएगा, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, माइनस माइनस तो रहेगा प्लस में ही, तो दोनों 2:1 में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दो संख्याओं का योग 80 है तथा अंतर जो है वो 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्या दे रखा है, इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 80 एंड डिफरेंस इज 8 देन फाइंड द रेशियो ऑफ दोज नंबर्स, ठीक है। यानी दो संख्याएं हैं, उनका आपको क्या दिया है, सम दिया है, कितना दिया, सम 80, ठीक है भाई, ध्यान समझना। दो संख्याओं का योग, अगर वो संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, आप चाहो तो x और y ले लो। x और y हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि कुछ लोगों को x से नफरत होती है, बोलते हैं हम x की बात नहीं करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि उनको छोड़कर चली गई थी, समझ आ रही है बात। तो हम ले लेते हैं a और b। तो चलिए a और b दो संख्याएं हैं जिनका योग है कितना, 80, ठीक है भाई। अंतर जो है उनका a माइनस b, ये कितना दे रखा है, 8। जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो, सम और डिफरेंस दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए संख्याएं क्या होंगी तो बहुत आसान है। देखो जब भी डिफरेंस आता है, दो नंबर के बीच डिफरेंस कब आता है, सोचने वाली बात, ध्यान से समझो चीज़ों को, और ये लॉजिकल बात है, कोई मतलब हवाई नहीं है, ध्यान समझो। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि दो नंबर हैं, दोनों, एक है 5 और दूसरा भी 5 है, तो अगर उनका सम करोगे तो 10 आएगा भाई, कोई भी नंबर उनका सम तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन डिफरेंस करोगे तो 5 - 5 0 आ जाएगा। डिफरेंस जब आएगा पॉजिटिव में, जब वो नंबर क्या हो, डिफरेंस कुछ भी आ रहा है तो जब ही आ सकता है कोई भी नंबर, जब वो एक बड़ी हो और एक छोटी हो। जैसे एक 8 है एक 5 है तो डिफरेंस 3 आ जाएगा, यही चीज़ है। तो यहाँ पर डिफरेंस अगर 8 है, इसका मतलब इनमें एक संख्या बड़ी होगी एक छोटी होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी संख्या बताओ, तो ध्यान रखना, अगर आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए कब, जब आपको सम और डिफरेंस दोनों दिया जाए नंबर्स का, तब। तो क्या करना है, बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को, सम को और डिफरेंस को, दोनों को जोड़ लो, यानी 80 + 8 और इसका कर दो आधा। तो ये क्या आएगा, 88/2 करोगे तो आएगा 44, ये होगी बड़ी संख्या। और अगर छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो 80 में से 8 घटाओ, 80 - 8 अपॉन आएगा 2, और ये आएगा 72/2, कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 36, ठीक है भाई। यानी कि जो बड़ी संख्या है वो तो है 44, जो छोटी संख्या है वो तो है
36। और ऐसे प्रश्न आएंगे, कई बार वो पूछ देगा कि दो संख्याओं का योग दे रखा है और उनका अंतर दिया है तो बड़ी संख्या बताओ, तो आप निकालोगे क्या, उन दोनों संख्याओं को जोड़कर आधा कर दो, बड़ी संख्या आ जाएगी। छोटी संख्या दोनों को घटाकर आधा कर दो, छोटी आ जाएगी। ये क्वेश्चन अलग है, इसमें पूछा गया उनका अनुपात बताओ, रेशियो बताओ। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इन दोनों का अगर हमें रेशियो निकालना है तो 44:36 यही आएगा। काटो से कट भी जाएगा 4 से 11 टाइम्स और ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 11:9। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है भाई, ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 11:9। ठीक है, 11:9। ठीक है, दिखाई दे रहा है साफ साफ। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, एक से एक बेहतरीन प्रश्न आएंगे, एक से एक बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे और बने रहिए। और उम्मीद करते हैं कि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ टू नंबर्स इज 999। दो संख्याओं के घनों का अंतर जो है वो 999 है। पूछा गया अगर संख्याओं के अनुपात जो हैं वो 3:4 हों तो छोटी संख्या का वर्ग। क्वेश्चन देखते जाओ, क्या पूछा गया है कि दो संख्याएं हैं उनके घनों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ दोज नंबर्स। ठीक है, क्या दे रखा है, घनों का अंतर, और संख्याओं का जो अनुपात है, रेशियो है, वो संख्याओं का रेशियो कितना दिया, ध्यान से देखो, संख्याओं का रेशियो दिया 3:4, यही दिया है ना, 3:4। ठीक है, 3:4 दिया है। इसका मतलब एक संख्या होगी 3x और दूसरी संख्या होगी कितना, 4x, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके घन करते हैं, घन का मतलब होता है क्यूब, तो अगर इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 27x3, और इसका अगर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64x3। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, क्योंकि डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है। तो 64 में से अगर हम 27 घटाते हैं तो कितना बचेगा, ये आएगा 37x3, और ये बराबर है 999। ठीक है भाई, अब यहाँ से अगर हम x³ निकालते हैं तो ये आएगा 999 अपॉन आएगा 37। अब देखो, अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक ट्रिक भी आपके काम आएगी। जब भी 37 से एक ऐसे नंबर को डिवाइड करना हो जहाँ पर कोई डिजिट जो है वो सेम डिजिट 3 टाइम्स रिपीट हुआ हो, तो आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे है 999 और आप अगर क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं कहता हूँ आप इसे डिवाइड ना करो, आप बस क्या करो, जब ये लिखा करो ऊपर डिजिट ऐसे हो जो रिपीटेड डिजिट हो, यानी 3 बार आए हो, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इनको जोड़ दो। 9 और 9 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, तो ये आएगा 27। और आप चेक कर लेना 999 को 37 से डिवाइड करोगे तो 27 ही आएगा। ऐसे ही जैसे अगर 555 आ जाए और 37 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 और 5 10 और 5 15, ये 15 ही आएगा। आप चेक कर लेना। ठीक है, ये ट्रिक याद रखना, आगे काम आएगी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ आ रही है। तो जब x³ बराबर 27 है तो x बराबर कितना आएगा 27 का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं तो ये 3 आएगा, 3 3 9 3 27 होता है, ये आ गया 3। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग बताओ। तो मुझे बताओ, ये 3x संख्या एक है, 4x, छोटी कौन सी होगी। देखो रेशियो में ये अनुपात है, अनुपात ये बताता है कि अगर ये 3 होगी तो ये 4 होगी, अगर ये दुगनी है 3 दूनी 6 तो ये 4 दूनी 8 होगी, ये अगर 3 3 9 है तो ये 4 3 12 होगी। लेकिन यहाँ पर हमने संख्या ली थी एक 3x और एक 4x, हमारे पास आया x की वैल्यू 3, तो छोटी तो 3x होगी। 3x का मतलब संख्या क्या आएगी, 3 गुने 3 करोगे तो कितना आएगी संख्या 9। अब 9 का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81। तो आपका राइट आंसर जो है वो आएगा 81। क्या आएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा 81। ठीक है भाई, चलो करो जल्दी से, फटाफट करो क्वेश्चन, तो चलते हैं आगे। आपके सामने मैंने ये सारे प्रश्न लिख रखे हैं जो जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। ये छांट के क्वेश्चन रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, और बहुत कम कैलकुलेशन है इन पे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे इनका रिपीटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम बात करें वंस डिजिट की, तो वो भी हम कराएंगे, डिविजिबिलिटी रूल्स है उस पर भी वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे, और कई सारे टाइप के प्रश्न हैं उन सभी पे लेकर आएंगे। नंबर सिस्टम यानी 3 से 4 लेक्चर में हम फिनिश कर लेंगे पूरा। ठीक है, और आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को एग्जाम में जाएंगे तो कर पाने में सक्षम होंगे। ठीक है भाई, चलो
तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रेगुलर, और जितना भी बेहतर हो सके कि अधिक से अधिक। अगर आप पूछेंगे मुझसे सफलता का मंत्र, तो सीधा सिंपल सा तरीका है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को, हमारे जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और हम ऑफलाइन कोचिंग में भी अधिकांश हर संडे को एक मॉक टेस्ट रखते ही रखते हैं। जो भी स्टूडेंट नियर बाई के हैं, अगर गाज़ियाबाद के हैं, अगर वो चाहें तो मॉक टेस्ट संडे को आकर दे सकते हैं। उसकी टाइमिंग भी फिक्स है 9 AM to 11, ठीक है, 9 से 11। अगर आप चाहते हैं तो आना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका चार्ज नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देना चाहता है, मॉक टेस्ट में बैठना चाहता है, तो वो एग्ज़ाम हमारे सेंटर पे आके एग्ज़ाम दे सकता है, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आके। बाकायदा आपको OMR सीट पे आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से दे सकते हैं, ठीक है, और उसका कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है। क्या दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1575 एंड उनका डिवाइड जो रखा है वो 9/7, यानी जो भागफल है, डिवाइड जो रखा है वो कितना दे रखा है 9/7। तो योगफल बताओ। प्रश्न बहुत सिंपल है, थोड़ा सा उसने टेक्निकल जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल कर दी। दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है, कोई भी दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट दे रखा है, गुणनफल वो दे रखा है 1575। दूसरा फिर इसने कहा कि उनका भागफल यानी वो क्या दे रखा है, सिंपल भाषा में रेशियो दिया है, उसने 9/7 लिख दिया। इसका मतलब है कि एक संख्या, ये रेशियो दे रखा है संख्याओं का 9:7, अर्थात हम कह सकते हैं एक संख्या अगर 9 रेशियो में 9x तो दूसरी वाली 7x है, और कोई मतलब नहीं है इसका। फिर अब पूछा क्या गया क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। पूछा गया उनका योगफल बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना है। इन दोनों का अगर हम गुणनफल करते हैं तो कितना आ जाएगा, गुणनफल करोगे 9 7 63, 63x² बराबर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा 1575, इतना ही आएगा, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ से x² निकालते हैं तो ये आएगा 1575 बटे आएगा 63। तो अगर हम चाहें तो इसे काट भी सकते हैं। अगर हम इसे 7 से काटते हैं तो 7 में 63 होता है, इसे काटेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, बचेगा 1, 7 दूनी 14 होता है, और ये कितना बच गया यहाँ पे 3 7 पन्ना 35। इसे काट लो, सीधा सीधा कट रहा है 25 बार, क्योंकि 25 निम्मा होता है 225, 25 दाएं 250 होता है। तो अगर हम x² बराबर 25 आया तो x बराबर कितना आएगा 5। अगर x बराबर 5 आ गया, क्वेश्चन में पूछा क्या गया उनका योगफल बताओ। संख्याएं हमारे पास कितनी थी 9 रेशियो और 7, तो 9 और 7 अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा 16x। योगफल ही तो पूछा है भाई, डायरेक्ट योग पूछा तो अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझो चीज़ों को। आप क्या करोगे 9 में गुना करोगे 5 का, फिर 7 में गुना 5, और दोनों को जोड़ोगे, तो ऐसी जरूरत नहीं है। 9 और 7 16, तो 16 गुना 5 कर दो, तो 16 गुना 5 करोगे तो 16 पंचे 80, और आप वैसे भी करके देख लो, आंसर यही आना, राइट आंसर इज 80, ठीक है। तो उनका जो योगफल आएगा वो कितना आ जाएगा 80 आएगा। अगर पूछे संख्याएं क्या हैं तो आप बता सकते हैं 9 पंचे 45 और 7 पन्ना 35, यानी 9 5 जा 45 और 7 5 जा 35। तो एक होगी संख्या 45, एक होगी 35, ठीक है। वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो चीज़ देखो, तो आपका यहाँ पे टाइम सेविंग हो जाएगी अगर आप डायरेक्ट इन चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि एग्ज़ाम हॉल में आपके लिए एक एक सेकेंड जो है वो बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन में अगर आप हर क्वेश्चन में 2-2 सेकंड बचाते हैं तो आपके पास 200 सेकंड बचते हैं, और 200 सेकंड अपने आप में बहुत वैल्यू रखते हैं उस एग्ज़ाम हॉल में। और ये चीज़ें अगर जिस स्टूडेंट के अंदर आ जाएंगी वो बहुत आगे करियर में उसका अच्छा करेगा, और जाने वाले एग्ज़ाम में 100% उसको सक्सेस मिलना तय है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दे रखा है किसी संख्या में जब 26 का योग किया जाए, यानी मतलब जोड़ दिया जाए, तो कह रहा है वो स्वयं की 113% हो जाती है, तो वह संख्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है। वो कह रहा है कि अगर क्या कर दिया जाए, इफ़ 26 एडेड टू अ नंबर, द नंबर बिकम 113% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर, या व्हाट इज द नंबर। क्या कह रखा है, अगर किसी भी संख्या में 26 जोड़ दिया जाता है या योग किया जाता है तो वो स्वयं का 113% बन जाती है। तो आप बताओ कि वह संख्या क्या है।
देखो प्रश्न समझो ध्यान से, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कोई भी संख्या हो वो अपने आप यानी स्वयं का हमेशा 100% होती है। कैसे इस बात को समझेंगे आप, जैसे अगर मैं कहूँ कि एक जो है वो एक का कितने प्रतिशत है, तो 1/1 करोगे, परसेंटेज तो निकालना आता ही होगा, गुना 100 करोगे तो 100%। अगर मैं पूछूं कि 2 का कितना प्रतिशत है, तो वो भी 100% होगा। यानी कोई भी नंबर अपने आप का स्वयं का 100% होता है। भाई अगर 2 है, वो 2 का कितना, वो पूरा ही पार्ट है। आधा या कम करना तो जब होगा ना जब उसमें से कुछ पार्ट निकालेंगे। जैसे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि आपसे 2 जो है वो 2 का कितने प्रतिशत है, तो आप सीधा करेंगे 2/2 गुना करेंगे 100% निकालेंगे, यही तरीका ही कट जाएगा, कितना आएगा 100% ही आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी नंबर अपने आप में स्वयं का सिर्फ 100%, इससे ज़्यादा मैक्सिमम 100% इतना ही होती है। अब उसमें कहा अगर हम इसमें 26 ऐड कर देते हैं तो वो स्वयं का कितना 113% हो जाती है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, अगर हम इसमें इसी नंबर में अगर हम इसमें 13 जोड़ते हैं, 13 जोड़ा है 26, सॉरी क्या जोड़ा है उसने 26, अगर इसमें 26 ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर हो जाता है 113%। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? हाँ, तो ये 113% हो जाता है। क्वेश्चन को आसान करना सीखो, हमें कुछ नहीं कैलकुलेशन करना है, बस इन दोनों का अगर हम गैप निकालते हैं तो पहले 100% था, क्योंकि 26 जोड़ा तभी तो 113 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो 13% एक्स्ट्रा आया है वो इसलिए आया क्योंकि हमने 26 जोड़ा था, अर्थात 13% की वैल्यू 26 है। अगर हम 1% की वैल्यू निकालते हैं तो 13 दूनी 26, यानी 1% की वैल्यू आएगी 2। अब संख्या पूछी गई तो संख्या होती है कितनी 100%। अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ये तो वैसे ही हो गया कि अगर एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो मैं पूछूं 100 पेन की कीमत कितनी होगी, तो 2 गुने 100 कर दोगे, तो इसका मतलब 1% इज इक्वल्स टू 2, एंड तो 100% कितना हो जाएगा 2 × 100, तो जो संख्या आएगी वो आएगी 200। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, यही इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। यानी जो संख्या होगी वो कितना होगी 200% होगी। ठीक है भाई, इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, परसेंटेज में भी आते हैं, नंबर सिस्टम में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो चैप्टर में इंटरलिंक होते हैं, दोनों चैप्टर में देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन मिलेंगे, परसेंटेज के भी क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े बहुत इधर के उधर रहते हैं क्योंकि वो मिलते जुलते क्वेश्चन होते हैं। तो अगर इस टाइप का प्रश्न कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और इसी टाइप से आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। प्रश्न क्या है, ध्यान से सुनो। प्रश्न ये है कि यदि एक संख्या के 170% को 66 में जोड़ा जाए तो वह परिणाम जो है वो दुगने के बराबर हो जाता है। संख्या बताओ। क्या कह रहा है, एक संख्या है उसका 170% यानी 170%, 170%, उसमें 66 को जोड़ दिया जाए तो जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो 2 टाइम्स आता है, दुगना हो जाता है। तो बताओ कि संख्या क्या है। चलो करके बताओ, आपके पास टाइम है, आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपने आंसर निकाल पाए या नहीं निकाल पाए। ठीक है, करिए प्रश्न, उसके बाद फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न फिर मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। यदि एक संख्या के 170% को 66 में ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट है वो दुगने के बराबर आ जाता है, यानी संख्या का दोगुना प्राप्त हो जाता है। तो संख्या बताना। ठीक है, चलो अब आप लोग चेक करो कि आपका आंसर सभी का 220 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 220 आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कैसे, जरा समझो। एक संख्या है, उस संख्या का, संख्या तो अपने आप में हमेशा 100% ही होती है, मैंने आपको बताया भी है, लेकिन उसने कहा कि संख्या के 170% में अगर 66 ऐड किया जाता है तो रिजल्ट जो है वो दुगना प्राप्त होता है। तो संख्या 100% है, इसका दोगुना प्राप्त होता है, इसका मतलब कितना प्राप्त होता है 200%, इतना ही तो प्राप्त होगा, यानी 200%। तो अगर हम देखते हैं इन दोनों का जो गैप है 170 और 200 का, तो कितना गैप आएगा, ये आएगा 30%, और ये 30% बराबर है 66 के। ठीक है भाई, अगर हम 1% की वैल्यू निकालते हैं तो ये आएगा 66/100,
30, यही आएगा। इसे 3 से चाहो तो काट भी सकते हो, 3 से तो नीचे आएगा 10, ऊपर आएगा 3 से कितना आएगा सॉरी 22, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब अगर चाहें तो और भी काट सकते हैं, इसे एक बार कट जाएगा 2 से, ये 5 आ जाएगा और ये ऊपर 11, 11/5 आया 1%। पूछा गया संख्या, तो संख्या हमेशा कितनी, हमने कहा था 100%, तो संख्या है 11/5, उसका 100% निकाल दो, पूरी संख्या आ जाएगी। 1% की वैल्यू है 11/5, तो 100% निकालोगे, इसे 5 से काटोगे तो 20 और गुना करोगे 11 दूनी 22, यानी 220, यही आ जाएगा आपका राइट आंसर। आप चाहो तो यहाँ भी निकाल सकते थे, यहाँ जैसे आपने निकाला था 22/10, तो गुना कर देते 100 का, 100% निकालना है तो 10 से 1 0, 220 तब भी आ जाता, और ये भी है। ठीक है भाई, तो राइट आंसर जो है वो 220 है, और जिस जिसका 220 आंसर आया है वो एकदम सही आंसर निकाले हैं, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, जो अब आने वाला प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी कोई एक फिक्स नंबर दिया जाता है, जिसके नंबर के बारे में हमें नहीं बताया जाता कि वो कौन सी संख्या है, और एक ऐसे किसी नंबर से भाग देगा और शेषफल दिया जाएगा। फिर जो दूसरा नंबर होता है वो नंबर ऐसा होता है कि वो उसी का एक फैक्टर होता है, जिस नंबर को पहले जिस नंबर से डिवाइड किया था, और आपसे पूछेगा भागफल क्या है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या है, तब आपको और चीज़ें बेहतर ढंग से क्लियर होंगी। प्रश्न क्या है, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि किसी संख्या को अगर 36 से भाग दिया जाए, कोई नंबर है जिसको 36 से अगर डिवाइड किया जाए, तो जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो आता है 19। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। एक नंबर है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं, वो मान लीजिए कि ये x नंबर है और इस नंबर को भाग दिया गया 36 से। जब 36 से भाग दिया तो जो शेषफल आया है वो आया 19 आया। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ आ रहा है। एक नंबर है x, इसको भाग दिया गया 36 से, तो शेषफल जो है वो कितना आया था, वो आया था 19। ये क्वेश्चन में दिया गया। फिर कह रहा अगर इसी नंबर को अगर हम 12 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आएगा ये बताना है। मैंने क्या बोला था, देखो पहले 36 से भाग दिया गया, अब 12 से भाग दे रहा। आप देखो क्या ये 12 जो है वो 36 का फैक्टर है या नहीं, तो आपको यस। फैक्टर क्या होता है, जैसे अगर हम 12 की बात करें तो 12 के टेबल में 36 आता है, 12 3 36, 3 बार कट रहा है। हमेशा यहाँ पर ऐसा ही नंबर दिया जाएगा जो इस नंबर का एक फैक्टर होगा, ये हमेशा ऐसा होगा। अगर ऐसा है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको नंबर फाइंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना, जो पहले रिमाइंडर था बस उसी में भाग दे देना है। आपको 19 में 12 से भाग दे देना है। कितने बार जाएगा, 1, 12 एकम 12, एक बार, शेषफल कितना आ गया 7। तो यही राइट आंसर है, कुछ नहीं करना। अगर उस नंबर को आप 12 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 7, यही राइट आंसर है, और हर क्वेश्चन में ये लागू होगा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, उसका मैं कारण बता देता हूँ, समझो। जैसे अगर मैंने एक नंबर लिया, मान लो 9, ठीक है भाई। अगर 9 लिया और मैंने इसमें 4 से अगर भाग देता हूँ मैं, तो आप देखेंगे कितना आएगा। 4 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 4 के 9 की जगह कुछ और ले लो, मान लो 11 ले लिया, तो आप देखोगे यहाँ शेषफल कितना आएगा। 4 से अगर 11 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, यानी जो शेषफल है वो आ जाएगा 3 आएगा। लेकिन अब मैं कहूँ कि इस नंबर को 2 से भाग दे दो, इसी नंबर को अगर मैं 2 से भाग दूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो देखो चूंकि ये 2 जो है वो 4 का एक फैक्टर है, तो मैंने क्या कहा था, इसमें भाग दे दो। 3 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, शेषफल आएगा 1। यही आंसर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं क्या ये आ रहा है। अगर ये आ रहा है तो हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो अगर हम देखते हैं कि 11 में 2 से भाग देते हैं तो 2 पंचे 10 आएगा, शेषफल क्या आ गया 1। ये क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नंबर 4 से जितनी बार कट चुका होगा वो 2 से ऑलरेडी कट जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 4 का ही एक फैक्टर है, गुणनखंड है। वैसे ही जो नंबर जितनी भी कोई संख्या होगी, शेषफल 19 आया, उससे पहले जितना कट चुका है 36 से, वो 12 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 12 इज
फैक्टर ऑफ 36। 12 क्या है? इज ए फैक्टर ऑफ 36। 36 का एक फैक्टर है। तो जब फैक्टर है तो हमें पूरी संख्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो बस इसमें भाग दे के चेक कर लो कितनी बार और जरा, क्योंकि 36 से डिवाइड किया तो 19, 36 के टेबल में 19 नहीं आता था, लेकिन 12 के टेबल में तो कुछ वैल्यू आएगी ना, 12 तो आ ही रहा है। उसके बाद बचा 7, अब 7 नहीं आएगा तो 7 से इसफल हो गया। ठीक है भाई, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इस टाइप का अगर कोई प्रश्न आता है तो आप आसानी से उस प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। ठीक है, एक दो प्रश्न और लेता हूं मैं, बहुत ही मतलब थोड़े से अटपटे सवाल हैं जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के प्रश्नों को भी हम कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कॉन्सेप्ट से हटके होते हैं और कभी कभी क्या लगभग कई बार हर साल एक दो क्वेश्चन दो से किसी ना किसी चैप्टर से जरूर रहता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आए, और नंबर सिस्टम में तो खासकर कोई प्रश्न छोड़ के ना ही आए। ठीक है भाई, क्या है प्रश्न जरा सुनो ध्यान से। और इस बार एसएससी ने लगभग ये हर मतलब उसमें पूछा था, चाहे CHSL चाहे CGL में, तो हर शिफ्ट में ये प्रश्न आया था इस टाइप का। प्रश्न क्या है? एक छात्र ने, एक स्टूडेंट है जिसने एक संख्या में उसको 8/5 यानी 8/5 से गुना करने के बजाय 5/8 से गुना कर दिया, तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? आपको बतानी है कि परसेंटेज एरर क्या होगी। ये प्रश्न हर बार पूछा गया है। क्वेश्चन देखो क्या करना था, कोई संख्या है हमें नहीं पता है, ठीक है भाई, कोई संख्या है जो हमें ज्ञात नहीं है और उस संख्या में गुना करना था 8/5 से। इस 8/5 के बजाय गुना कर दिया गया 5/8 से। तो आपको बताना है कि परसेंटेज एरर क्या होगी, कितने प्रतिशत त्रुटि होगी ये बताना। जाहिर सी बात, अगर आप 8/5 से गुना करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी, 5/8 से गुना करोगे तो वैल्यू कुछ और आएगी। देखो, ऐसे प्रश्न को करते समय आप हमेशा एक ऐसा नंबर लें, तो क्या करना है ध्यान से समझो। यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर है हर जो है वो 8 है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 5 है। 8 और 5 दोनों का एक ऐसा नंबर लो जो दोनों से डिविजिबल हो, अर्थात हम कह सकते हैं इनका एलसीएम ले लो। अगर आप 5 और 8 का एलसीएम लेते हैं तो 8 पंचे 40, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम मान लें कि संख्या जो है वो 40 है, तो अगर 40 में आप 8/5 का गुना करोगे तो 5 से काटोगे, 5 अट्ठे 40 गुना करोगे, यानी क्या आना चाहिए 64। और अगर 40 में कितने गुना करोगे, इस 40 में 5/8 का गुना करते हो तो 8 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, 5 पंचे कितना आएगा 25। यानी कि गुना 8/5 से करने के बजाय किससे कर दिया, 25 से कर दिया, मतलब 5/8 से कर दिया। तो प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये आपको यही बताना था। वास्तव में नंबर जो है वो आना क्या चाहिए, ये आया क्या, ये कितने का अंतर आया, तो देख लो यहाँ से घटाओ इसमें से। अगर आप इसमें से घटा दो 64 में से 25 तो कितना आएगा, यहाँ से 14, 14 में से जाएगा यानी 9 और यहाँ बचेगा 5, 3 39। और आना चाहिए था वास्तव में ये नंबर, तो 39/64 गुना परसेंटेज एरर निकालनी है तो गुना 100 कर दो। इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करोगे तो 8 4 से तो कट जाएगा ये 16, ये 4 से काटोगे तो ये आएगा 25, 16 से काट दो, ये 16 दूनी 32, पॉइंट आएगा कितना बचा यहाँ 7, 16 से क्या कितना होता है, सॉरी 16 दूनी 32, बचेगा कितना यहाँ पे 7, तो कितना आ जाएगा 16 चौके 64, तो 4, उसके बाद भी कुछ बचेगा यानी 6, तो 3 बार लगभग यानी 2.43। तो 2.43 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 25 का, गुना करते हैं तो क्या आएगा, ये लगभग देखते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। 25 यहाँ 75 का 5 बचेगा कितना 7, 25 चौके 100 यानी 7, ऐसे ही छोड़ दो और कितना आ जाएगा 1, 25 दूनी 50, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 25 दूनी 50 और 50 कुछ बचा था, हाँ ठीक है 50 10 60, तो लगभग 60.75% के नियरेस्ट में कुछ वैल्यू आएगी। यानी अगर आंसर में ऑप्शन नहीं है, यहाँ लगभग 60% के करीब आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 60% वैल्यू आएगी। मैंने पूरा डिवाइड नहीं किया, एक्चुअल में डिवाइड करोगे तो हम मान के चलते हैं लगभग यानी 60.8% के समथिंग आएगा। तो हम 60% या 60.8% मान सकते हैं, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। तो 60.8% के लगभग आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे वो ऑप्शन देख के पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। जैसे अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ऑप्शन देखोगे तो कितना आएगा 60.94%, ठीक है।
क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जहाँ पर आपको आंसर में टिक करने में कोई परेशानी हो। ठीक है भाई, तो ये है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी पूछा जाए आपसे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर दिए जाएं उनकी डिनोमिनेटर, क्योंकि वो हमेशा क्या करे, जैसे 11/5 के गुना करने हो जाए 5/11 से कर दिया, तो 11 और 5 का एलसीएम ले लो वही नंबर। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नीचे से वैल्यू डिविजिबल हो जाए, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन अगर इन नंबर के हिसाब से परसेंटेज अगर निकालोगे तो आसान है। ठीक है भाई, तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे एक चीज़ और समझ लेते हैं, बहुत ही आसान सी चीज़ है, लेकिन कहीं अगर आप गलती ना करें इसलिए ध्यान रखना है। एक चीज़ समझना होगा आपको, वो ये कि कोई भी नंबर दिया, जैसे मान लो 4, 9, 6, 8 दे रखा है, मैं अगर ये कह रहा हूँ कि 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू बताओ। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्लेस वैल्यू, क्या होती है प्लेस वैल्यू, और दूसरी होती है फेस वैल्यू। मार्कर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अब इंक इसमें ख़त्म हो रखी है। चलिए अभी के लिए प्लेस वैल्यू क्या होती है, जैसे अगर मैं 9 की प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या है, 1 से 10 100 डिजिट पे है, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू आएगी 900। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, हिंदी में से जातीय मान, नैज मान या फिर अंकीय मान भी कहते हैं, तो इसकी जो अंकीय मान ये सब क्या होगा, 9 होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगले प्रश्न में पूछा गया है 68 यानी 68,956 में 9 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। अब ये प्रश्न है आपका, तो जब ये प्रश्न है तो इसमें क्या करना है, आंसर बताना है। तो मुझे लग रहा है जो इसका आंसर लगभग वही उसका आ जाएगा। नंबर क्या दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, 68,956 में 9 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू एंड नेज अंकित मान। अंकित मान का मतलब था फेस वैल्यू का डिफरेंस, यानी डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो क्या करना है, जो नंबर है वो लिख लो 68,956। इसमें 9 का अगर हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 900 आएगा, और अंकित वैल्यू निकालते हैं अंकीय मान तो 9 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 891। यही राइट आंसर है भाई। ठीक है भाई, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए। ठीक है, यही इसका क्या है, राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है 891। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ बेहतर। तब तक आप एक एक करके अगर चाहें तो आगे की जो वीडियोस हैं उन लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। और आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे जो भी आपकी यूपी पुलिस में लगभग 13 से 14 चैप्टर हैं, और यहाँ से लगभग 19 से 20 प्रश्न आपके बन जाते हैं। 37 प्रश्न देते हैं, लेकिन कभी आज तक पूछे नहीं गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में। सिलेबस में तो लिखा होता है कि 37 क्वेश्चन, बट आते नहीं हैं। मैक्सिमम 20 क्वेश्चन तक आए हुए हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे के सारे प्रश्न करके आएँ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड एग्जाम में नहीं आता। दिल्ली पुलिस थोड़ा सा लेवल अप रहता है, लेकिन यूपी पुलिस में उस टाइप के मैथ के नहीं आते हैं। यूपी पुलिस को एग्ज़ाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, मैंने 2 बार पेपर दिया, दोनों बार क्वालिफाई हुआ, 2018 फाइनल सिलेक्शन भी है। आप चाहेंगे तो रोल नंबर भी आपको मिल जाएगा। और ये बहुत आसान एग्ज़ाम है, यकीन मानो। अगर आप सही से 3 से 4 महीने भी ढंग से पढ़ाई करते हो मंथ लगा के, तो आपका एग्ज़ाम बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा यानी टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं है। हाँ, जो नहीं पढ़ना चाहेंगे उनके लिए बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है और आसानी से क्लियर हो सकता है। और बहुत ही कम संसाधन के साथ, लिमिटेड संसाधन के साथ आप पढ़ के तैयारी अपनी पूरी कर सकते हैं। कहीं पे भी पढ़ें, एक जगह पढ़ें, टिकाऊ होकर पढ़ें, और एक एक चीज़ों को समझें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। और प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहें। एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम आप 50 से 60 सेट लगा कर जाएँ, ताकि आपकी तैयारी में बहुत बेहतर लेवल की हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।